Prime Minister Narendra Modi says Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana reduces the worries of poor during COVID-19 pandemic. PM virtually interacts with beneficiaries of the Yojana from Gujarat, says post 2014 delivery mechanism fine-tuned. Ration card holders being provided nearly double the ration. Beneficiaries to get Yojana benefits till Diwali. Well, at this point of time, let's now go across live to the Health Ministry press conference. Namaskar friends, and welcome to this press briefing by the Health Ministry. To brief us more on the latest situation, today we have with us Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal ji. First there will be a presentation by Joint Secretary Shri Love Agarwal ji, followed by remarks by Dr. V.K. Paul ji. Then we shall take a few questions. Over to Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे हम सबको अवगत है, सेकेंड वेव में हम लोगों ने 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से पीक के रूप में ऑब्जर्व किए, जो अब घटते घटते करीब 30,500 549 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ हम एक और ट्रेंड नोट कर रहे हैं कि जो केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं देश में, वह लिमिटेड ट्रेजेक्ट्री, लिमिटेड एरिया से आ रहे हैं। तो जैसे जो टोटल केसेस अगर हम पिछले एक हफ्ते के भी देखें तो हम पाते हैं कि अराउंड 49.85% ऑफ द टोटल केसेस लास्ट वीक में वह केरला से रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ ही हम यह देखें, अगर एक पॉजिटिव दृष्टि के रूप में देखें कि जो केसेस की ट्रेजेक्ट्री है वह अब लिमिटेड एरिया में रह गई है। जैसे वीक एंडिंग 1 जून में 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां पर 100 से अधिक केसेस आते थे। 1 जुलाई तक आते आते ऐसे 107 डिस्ट्रिक्ट रह गए थे और अब यह संख्या घटकर ओनली 57 डिस्ट्रिक्ट्स रह गई है। तो यानी कि 222 जिलों में केसेस में कमी नोट की गई है। यहां यह समझना हमें अति आवश्यक है कि हम देख रहे हैं कि केसेस की ट्रेजेक्ट्री एक लिमिटेड एरिया में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनालिसिस करें तो पाते हैं कि अभी 18 जिले ऐसे हैं देश में जो पिछले 4 हफ्तों से जिसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः केरला से 10 जिले हैं, महाराष्ट्र के 3 जिले हैं, मणिपुर से 2 जिले हैं, अरुणाचल से 1, मेघालय और मिजोरम से 1 जिले हैं। इसमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो ये 18 जिले हैं, ये 18 जिले ही देश के 47.5% केसेस इन 18 जिलों से आते हैं। और उसमें भी मुख्यतः अगर हम केरला के 10 जिले लें तो पिछले एक हफ्ते में 40.6% केसेस इन 10 जिलों से ही रिपोर्ट हुए हैं। हम देख रहे हैं कि देश में एक्टिव केसेस में निरंतर कमी आती जा रही थी। 37 लाख केसेस जहां एक समय पर 10 मई में थे, वह घटकर अब 4 लाख केसेस रह गए हैं। यहां यह समझना भी अति आवश्यक है कि जिस तरह से कुछ स्टेट्स में केसेस बढ़े हैं, उसी स्थाई पर जहां हमने 27 और 28 जुलाई में देश में एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम थी, अब वह केस की संख्या बढ़कर भी 4,04,000 हो गई है। देश का रिकवरी रेट एक कंटिन्यूड पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में 97.4% कंटिन्यू कर रहा है। जरूरत है कि हम रिकवरी रेट पर, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अपना फोकस उसी स्थाई से बनाए रखें। साथ ही हम देखें कि अगर स्टेट वाइज एक्टिव केसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो देश में एक स्टेट है जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस की संख्या है और इसी तरह से 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 10,000 से 1 लाख तक की संख्या में एक्टिव केसेस हैं और 27 स्टेट ऐसी हैं जहां पर केसेस में काफी कमी आई है और 10,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस हैं। यहां मुख्यतः हम देखें तो पाते हैं कि इवन इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में है या एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हॉस्पिटल सेटिंग में है, उसमें भी अगर हम केरला और महाराष्ट्र को ले तो पाते हैं कि देश के 60% एक्टिव केसेस अभी लिमिटेड ज्योग्राफी में हमें पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम ओवरऑल केस पॉजिटिविटी की एनालिसिस करें तो यहां पर एक रिलेटिव पॉजिटिव ट्रेंड, जैसे हमने इससे पहले भी इस मंच में बात की है कि जहां एक समय पर 4 से 10 मई के समय पर 21.39% केस पॉजिटिविटी देश में नोट की गई, वह अब घटते घटते
अगर हम पिछले हफ्ते को देखें तो 1.98% हो गई है, यानी कि यह ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड नेशनल लेवल पर है और वीकली पॉजिटिविटी 2% से कम अब हम 3 महीने बाद देश में नोट कर रहे हैं। लेकिन जहां एक स्थाई पर ओवरऑल देश में हम वीकली पॉजिटिविटी में काफी कमी नोट कर रहे हैं, वहीं देयर आर लिमिटेड एरियाज, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर अभी भी अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, जिसमें ऐसे 44 जिले हैं देश में जहां 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी है। केरला के विषय में हम बात कर चुके हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, इन स्टेट्स में भी काफी अधिक संख्या में जिले हैं जहां पर 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है। इसमें मुख्यतः अगर हम एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि मणिपुर में जहां एक हफ्ते पहले ऐसे 10 जिले थे, उसकी संख्या घटकर 9 जिले रह गई है। अरुणाचल प्रदेश में जहां 5 जिले थे, उसमें एक जिला कम होकर 4 जिले रह गए हैं। मेघालय में 6 की बजाय अब 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी है। नागालैंड में जहां 7 जिले एक हफ्ते पहले थे, वह संख्या घटकर अब 4 जिले रह गई है। लेकिन उसी के साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न भी उभर कर हमारे सामने आता है, जब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जहां एक हफ्ते पहले कोई भी ऐसा जिला नहीं था जिसकी पॉजिटिविटी 10% से अधिक थी, वहां पर अब एक जिला ऐसा है जहां पर 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है। देश में ओवरऑल मैनेजमेंट के एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन कवरेज को भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। अब तक टोटल 47.85 करोड़ डोजेज देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें अगर हम फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 37.26 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोजेज में दी जा चुकी हैं एंड 10.59 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। इसमें जैसे कि हमने इससे पहले भी इस मंच पर कई बार बात की है कि ओवरऑल फोकस यह रहा है कि कैसे हम अपने वैक्सीनेशन डोजेज के एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाएं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जहां मई में ओवरऑल देश में 6.1 करोड़ डोजेज दी गई, जून में बढ़कर वह 11.96 करोड़ डोजेज हुई और जुलाई में टोटल 13.45 करोड़ डोजेज देश में दी गई हैं। और इसी को अगर हम एक एवरेज वैक्सीनेशन रेट के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि अराउंड 19.6 लाख डोजेज जहां प्रति रोज हमने मई मंथ में देश में दी गई, उसको बढ़ते बढ़ते 39.8 लाख इन जून और अब वह बढ़कर जुलाई में 43.41 लाख डोजेज प्रति रोज के औसत से दी गई हैं। यानी कि जो प्रगति जिस स्पीड से हम कार्य कर रहे थे, उसको मोर देन डबल इन द मंथ ऑफ मई टू जून जुलाई हमने नोट किया है। इसी विषय में एक और हम विषय आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि ओवरऑल पेस ऑफ वैक्सीनेशन देश में स्टेट्स का सहयोग लेते हुए बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि देश में पहली 10 करोड़ डोजेज देने में, वहां तक अचीव करने में हमें 85 दिन लगे। उसके बाद 10 से 20 करोड़ डोजेज के पहुंचने के लिए हमने उसको अपने पेस को बढ़ाया और हम वह संख्या यानी कि 20 करोड़ डोजेज की संख्या हम 55 दिनों में पूरी कर पाए। Well, those are live visuals there from the Health Ministry. Now we got the Olympic bronze medalist, the double Olympic medalist PV Sindhu on a home return to the national capital. These are live visuals from the airport where she is returning back to India along with her coach. She's the first Indian player to become the badminton world champion and also only the second Indian individual athlete from India to win 2 medals at 2 Olympics. She won a silver medal at the Rio Olympics, now winning a bronze medal here at the Tokyo Games. Her career ranking has been number 2. That's the highest career ranking that she had, but at this point of time the career ranking is taken a dip, but then she's managed to win that bronze medal at the Tokyo Games for Olympics. So clearly PV Sindhu, the flavor of the season, women power, they're taking grandstand, especially when it comes to India's medal tally. All 3 medals that have been won, 3 medals, 1 silver medal, 1 bronze medal, and Lovlina still playing her boxing medal. Well, these are visuals there of the felicitation that's being done as PV Sindhu reached the stadium. Their BAI officials all there to receive her as she won, as she's done a repeat. Sushil Kumar was the first athlete to do a repeat of winning back-to-back Olympic medals, but here
PV Sindhu, now the first female athlete to win back-to-back medals at the Olympics. She first won a silver medal in Rio, now winning a bronze medal at the Tokyo Olympics. These are visuals there of BAI officials, that's Badminton Association of India officials, felicitating Sindhu on her home return to India. Well, PV Sindhu has been making inroads, especially in the sporting arena. She's made it to that Forbes list of highest paid female athletes in the year 2018 and 2019. She's the recipient of the highest sporting honor, the Rajiv Gandhi Khel Ratna, and also won India's fourth highest civilian award, that's Padma Shri. She was also honored with the Padma Bhushan, the third highest civilian award in India in 2020. Well, if you look at Sindhu's career record, she's got 344 wins against 148 losses. Career titles, when one looks at Sindhu's career, 15 career titles. The highest ranking that she's ever got is being world number 2. The current ranking that she is on, world number 7. Sindhu's won innumerable awards at various places in the Olympics. As I mentioned, a bronze here in 2020 in Tokyo, a silver medal in Rio in 2016. At the World Championship in 2019, she won the gold. She's got 2 silvers in 2017 and 2018. Then she's got 2 bronze medals at the World Championships in 2013 and 14. So she's been a consistent performance there. Even one looks at team performances in Uber Cup, she's got 2 bronze medals in 2014 and 2016. Asian Games, she's got a silver and a bronze. That's going to be the next target for Sindhu. She's going to go for a gold there at the Asian Games. The competition is going to be tough. You'll have the Chinese, you'll have the Chinese Taipei players there, but it's going to be an interesting contest, as Sindhu would be looking to get a gold there in the Asian Games, because that's one thing that's missing from our armory. When you look at the South Asian Games too, she's got a gold and a silver there in 2016, especially in Guwahati. Commonwealth Youth Games, she had a gold medal in 2011. So clearly, Sindhu, the flavor of the season, women power there, calling the shots, especially in India's gold run at this Olympics. And clearly, one after another, 3 women have got medals for India in weightlifting, badminton and boxing there. Sindhu now returning home after winning that bronze medal. It was a tough game that she played there, especially picking herself after losing that semi-final to Tai Tzu Ying. But then, you know, coming back strongly on Super Sunday to make it a night to remember, not only for her, but also 135 crore Indians who were cheering for her. So she's coming back home, or homecoming. These are live visuals there from the Delhi International Airport that you are seeing at this point of time. She was India's hope of winning a Olympic gold this time around, but then she's managed to win a silver, but a silver that's worth its weight in gold, considering that this is the second time in succession she won a silver and bronze in 2 consecutive Olympics, which is also a new record. Well, not only in Tokyo, but all over the world, you know, Indians were overwhelmed by her victory and started celebrating. So now the celebration, it's on his home run. As she returns home, she's going to be busy there at the airport.
A lot of people came me and congratulated me. Of course, Ajay Singhania, everybody came. A lot of people from VI came. I'm very thankful to Badminton Association and to everyone for supporting me and encouraging me. Tough day. Met your mother, father. How was it? It's not a tough day. It's an exciting day, and I'm it's a happy moment. So yeah, it's never a tough day. Enjoy. Well, a stellar performance there by the badminton player, and she says it's not a tiring day but an enjoyable day, as she's now getting the rewards of the superlative performance that she's put on the courts there. Accolades and rewards on its way there as she returns home there, being felicitated at the airport at various quarters, various stopovers that she's had before she met the Badminton Association officials there. Clearly at every point where she paused, there were people to greet her with flowers, people wanted to click pictures with her, and Sindhu clearly enjoying that moment as she returns home with all. She's now the new woman star power that's caught everyone's fair. Well, we've got Taposh standing by to give us the latest. Taposh, it's a homecoming there, a homecoming that's got many pauses at the airport, but she seems to be enjoying it. Absolutely, and why not? She is currently the the lady in question, and she has really lived up to her billing as one of the star performer in this particular games after Rio back-to-back medals and topping it off this time with a bronze, and I'm sure it's an enthralling feeling seeing all the countrymen rejoicing her victory, her achievements, and what better way to acknowledge that she has already, in fact, yesterday in her Twitter, she thanked each and every person who has played a major role in her achieving this particular milestone. Remember, she is also the world champion. She is also the she earlier in the Rio Games she bagged the silver medal. This time she bagged the bronze medal. So in that sense, there is a lot going for her, and she is currently the toast of the nation, and she is absolutely enjoying the adulation. Also, Tapas, when you look at this particular performance, how does this bronze, purely looking at what happened in 2016 and now when you see 2020, purely in terms of felicitation, COVID protocols there very much in place, but, are the people out there to see the new superstar, especially when it comes to back-to-back Olympic medals? Absolutely, you cannot blame the public, the common person, to get a glimpse of the star, the superstar. In fact, now she has become the first Indian woman second Indian and country's first woman to win 2 Olympic medals. And in fact, in a short while from now, around 6:30, she will be felicitated by the Union Sports Minister, where even Kiren Rijiju, along with the other ministers, will be present. Her parents will be there. So, it's a moment to rejoice, and why not? The government of India has invested a lot. In fact, if you take a close look at the way she has been funded by the union government, almost 4 crore in the last Olympic cycle, including the travel to almost 52 international tournaments beside training in Hyderabad. So in many ways, the government has taken care of her, and now that she has achieved this particular milestone, it is obviously she has the color of the medal has changed, but she is very sure. When we spoke to her on a press conference, she said that now her aim is to change the color of the medal going to 2024 Paris Olympics. So a lot going for. Getting us 3 medals in the last 3 Olympics, does that change the dimension to the way this particular game is followed in India?
It has already, in fact, badminton for a long time has seen, in fact, if the COVID hasn't affected the training program and the preparation of many of these many of the shuttlers, we would have had a bit more contingent participating in this particular Olympic. But nevertheless, this time also we have seen Sindhu making her mark. Earlier we have seen in 2012. Saina Nehwal making her mark, then Sindhu in 2016 and 2020. The men's are also, they're doing really making the country proud. We've seen some Kitambi Shrikant and other players, regularly making it to the top 5, top 3 in the world ranking. Also in the major tournaments that we have seen, the BFF that organizes, we've seen them making a mark in those tournaments. So what is required is to streamline the system of coaching. It is already there. You have the base. You have the wherewithal. Now it is time to take it to the next level. Remember, in an Olympic cycle, a lot changes, so one has to keep up with the change, and not just keep up with the change, but one has to be one step ahead or two steps ahead of that change, so that you can beat those particular changes. And that is where the challenge will lie, with not just with the Badminton Association of India, but also with these players, how they can quickly adapt to those situations. Anil. Okay, and also looking at Sindhu's journey now, where do you see the road ahead for her? Well, as I already said, that today she will be going to Union Sports Minister's residence, where she will be felicitated. There will be a big event that has been planned, and Doordarshan will be beaming on those visuals live to each and every person in the country. But in a long run, what we can say is that her goal definitely should be the next World Championship, and definitely preparing for the 2024. She was disappointed to miss out on the berth of the final, where she lost to Tai Tzu, but she will definitely will be gunning to make sure that in 2024 no such hiccups happen, and she is in a prime form and hit the stride before the 2024 and make the country. Okay, now looking at Sindhu's journey, when one looks at Sindhu's journey, especially, do you now, looking at the journey that she's had, do you somewhere feel that she's going to focus on something like an Asian Games or something like a Commonwealth Games? That is already there. That is already there. We have been told by Sindhu that she will prepare for Asian Games and Commonwealth Games. That is definitely on her mind. But the main aim is definitely to clinch that gold. The last time India had a gold in Olympics, the individual gold in Olympics, was way back in 2008 when Abhinav Bindra clinched that gold. So she will be looking to once again, rewrite history for the 2024 Paris Games. So that is her ultimate goal. Definitely, there are some major achievements that she would like to start with, especially in Asian Games and also the Commonwealth Games, which are always there on her mind. She plays for the country, and she wears that jersey with great pride, and that is something that sets her apart from each and everything. After that loss against Tai Tzu, any individual, any athlete would have been devastated, but she picked herself up, and obviously the role that her coach played in lifting her mood, lifting her game, in that says a lot. I mean, she was all gushing about her coach. She gave her a lot of credit to Park, and why not? But he played a major role in this particular victory and getting the bronze medal. Since you mentioned the coach's role there, especially in Sindhu's change in strategy, what according to you has been the change that the coach has been able to bring, especially to Sindhu's style of play? When we was talking to her about her coach, she made a very important point that the coach actually told her to enjoy after that particular defeat. She was told by the coach that relax and aram se. Everything will come to you if you just relax and play your natural game. Forget about
So in many ways, the technique, there's definitely a change in technique of the way they coach Sindhu. There's definitely a lot more emphasis on the stamina, on other aspects. We have seen the way she played that particular bronze medal match. She was absolutely in her prime. Otherwise, we have seen earlier, a couple of years back also, if the match moved to third game, there are always obviously a point that she may just get tired, but this time around she was absolutely ready for the challenge, and she didn't let her guard down, and that is probably where the major change in her ability lies, and the coach actually has managed to bring the best out of her. She said that during the pandemic, the coach in fact could only visit his family only for 14 days. He stayed here. He made that his mission to make sure that Sindhu returns with a medal, and he was successful in that. And hopefully, in due course of time, he will train more shuttlers, especially the budding shuttlers who require international exposure, international coaching to come to terms with the international level. Okay, now looking at let's now first listen into what Sindhu said, as she interacted with the media on her home return first, and then we'll come back to you, Tapas. I'm very happy and excited, of course. A lot of people came and congratulated me, of course, Ajay Singhania, everybody came from, a lot of people from VI came. I'm very thankful to Badminton Association, to everyone for, supporting me and encouraging me. Well, Tapash, when you look at this particular journey that Sindhu has had from Rio to Tokyo, there were not many expectations from Sindhu when she went to Rio, but there was loads and loads of expectation went to Tokyo. Did that change the mindset that she approached the two games? Well, there is definitely that thing, but if you interact with Sindhu, you will realize that she's made of a different metal. She's very strong mentally. She definitely has the backing from her family. Both the parents are athletes, national level players, and so it is there in her system. It's there in her mindset, and what she required is to fine tune her game, and with Park coming into the Park test and coming into the fray, it became very easy for Sindhu to make that particular switch, and obviously there are a lot of coaches who have made a major contribution, especially Pulela Gopichand, who has most of these shuttlers who are currently representing the country are from Pulela Gopichand's academy. But what is required now is to take the game another notch up, and that is where Park Tae-sung comes, and this is where his efforts would be cannot be undermined. In fact, if one writes about Sindhu's achievement, one has to write about Park's achievement at the same time, and that is something that one has to work on. We need to understand that right now India, especially the badminton as a sport, is on the cusp of making it to the next level, and what is required is a new direction. And that is something that the Badminton Association of India needs to have a hard look at, how they want to train for the next cycle, and not just for the next cycle, but for the next to next cycle. So you need to churn out the youngsters. You need to have a system in place where the youngsters don't feel that they don't have anybody to look after them. You need to provide them with the best of the facilities. All these countries, when you talk about the Koreans, the Chinese, every country has put in a place in a system through which you churn out athletes, badminton players, the shuttlers, and that is something that is the need of the hour. Right now, we have a couple of young, talented doubles player in Chirag Shetty, the Satvik Sairaj. These two needs to be groomed in a manner that takes them to the next level. So is the other shuttlers. So one has to always ask, after Saina we had Sindhu, after Sindhu who? So we need to prepare the next generation of shuttlers who can come and make the country proud. And for that, you need to put in the system in place. Anil. Well, putting the system in place, that's what is important, as you put it. Thank you and appreciate you joining us, Tapash, giving us
inputs, especially into Sindhu's game and what made that big difference in her journey from Rio to Tokyo. Well, let's now once again head back to the Health Ministry update when it comes to that fight against COVID-19. उसमें हमें नहीं मिला है, तो उन्होंने कहा है कि while state will take up continue with this initiative, but what is critical कि जो containment approach है उसको जो हमने गाइडेंस दी है, जो हमारा टेक्निकल गाइडेंस है, उसको 100% फील्ड पर फॉलो किया जाए। एक और जो उन्होंने नोट किया कि वहां पर RT-PCR की टेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली इस जिले में करीब 20% थी और रैट पर 80% जोर है, तो जरूरी है कि गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में RT-PCR टेस्टिंग को थोड़ा बढ़ाया जाए। एक मुख्य पॉइंट जो और उभर कर आया है कि जरूरत है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर हो, क्योंकि अगर वहां पर देखा गया है उस पर्टिकुलर जिले में 91% केसेस होम आइसोलेशन में, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अगर हम ये माने कि एक फैमिली में 5 लोग हैं तो वो डेफिनेटली 5 लोग हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हुए, क्योंकि वह उस इन्फेक्टेड पर्सन से संभावित है उसके आसपास रहे हैं। लेकिन वहां पर केस कॉन्टैक्ट रेशियो 1:1.5 के करीब नोट की गई है। तो यानी कि जरूरत है कि हमने इससे पहले भी एडवाइस दी थी कि हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्चुअली 1:20 होनी चाहिए और 1:20 के आसपास होनी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट कंटेनमेंट ऑपरेशंस एज वेल एज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सही तरीके से फील्ड पे करेंगे तो हमें उसके संभावित और उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। साथ में जो हमारी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनको जरूरी हो, क्योंकि अगर हमें उनको डेथ से भी बचाना है और अदरवाइज भी उनको मैनेज करना है, तो चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराना पड़े उसके लिए उनको प्रेरित किया जाए, उनको गाइड किया जाए, कम्युनिटी का सपोर्ट लिया जाए सस्टेनेबल बेसिस पर, और उनको वहां पर हम शिफ्ट करें। यह भी एक एडवाइस दी गई है। साथ ही इस पर्टिकुलर जिले में जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पर्टिकुलरली आईसीयू बेड्स पर और वेंटिलेटर बेड्स पर एक स्ट्रेन पाया गया, तो स्टेट को यह भी एडवाइस दी गई है कि एक स्थाई पर आप कंटेनमेंट पर ध्यान दें, दूसरे स्थाई पर जहां जहां आपका हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन में उसको इमीडिएटली एफर्ट किए जाए कि उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन एज ए मेजर अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, उस पर भी स्टेट उसी हिसाब से कार्य करती रहे। 22 Dr. Paul, I am Ayushman. You said 50 crore doses were delivered. By July 31st, 48.8 crore doses were given, which is 94%. Covishield, you got more than expectation, but Covaxin, half of what you projected in Supreme Court, you got it. A few initial doses from Bangalore batch didn't qualify. You have 3 PSUs. What is the timeline? What is the problem with Bharat Biotech's Covaxin, sir? When are we seeing the expedition in the numbers? And by when IIL is going to manufacture the vaccine? थैंक यू। मैंने ये कहा कि 51 करोड़ लगभग डोजेस जो हैं वो जुलाई तक उपलब्ध थी और सिस्टम में है। 47 मान लीजिए कि लग गई थी और 3-4 करोड़ जो हैं, 2.5-3 करोड़ वो सिस्टम में है, पाइपलाइन में है। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट कॉन्वर्सेशन वेरी वेल, सो दैट वाज टेकन केयर ऑफ। जो आपने इशू ये रेज किया है कोवैक्सीन के बारे में, यहाँ से भी पहले भी मैंने भी अपने आप से एक्सप्लेन किया है आपके सवालों के जवाब में कि जो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने का जो एफर्ट है उसमें जो मेजर क्वांटम जंप मिलेगा वो जब बेंगलोर की फैसिलिटी एक्टिवेट हुई है उसके साथ आता है। ये बहुत बड़े साइज़ का रिएक्टर और सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया है और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है अब वो हो गया है, आना शुरू हो गया है। और उसमें थोड़ी डिले हुई क्योंकि जो स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेसेस में जो क्वालिटी एश्योरेंस की उनको प्रोडक्ट्स की आउटपुट मिलनी चाहिए थी उसको स्टैंडर्डाइज करते, फाइन ट्यून करते हुए उसको उस लेवल तक लाते हुए और एफिशिएंट फ्लो में लाते हुए एक नई इंडस्ट्री शुरू हुई है, उसको ऑप्टिमाइज करते हुए, स्टैंडर्डाइज करते हुए, वैलिडेट करते हुए उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त लगा है, इसलिए थोड़ी सी उस तरफ से डिले हुई है। लेकिन उन्होंने इसकी एवज में कह लीजिए या इसके एडिशन में एक एडिशनल फैसिलिटी जो उनके ओरिजिनल प्लान में नहीं थी अंकलेश्वर में शुरू करी, जिसमें कि हमें
6 मिलियन के करीब डोजेस जो हैं वो एडिशनल वहाँ से भी प्राप्त होंगी, और वो सिस्टम ठीक चला हुआ। वो रेबीज वैक्सीन बनाने की उनकी पुरानी एक फैक्ट्री थी। सो उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट किया। कुछ हिकअप्स कभी टेक्निकल ऐसे आ जाते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड नॉट demoralize the effort being made by our industry colleagues. In response to the PSUs, it is my current information that to an extent from the Indian Immunological Limited, we may start getting about 2 million doses by September, late August, September. Availability हमें visible हो रही है। जो हैफकिन है और गुजरात कंसोर्शियम है और बिबकॉल है, there is a substantive infrastructure being built or modified or repurposed. That will take a little time, so we should expect more clarity on their timeline after some more time, I would say. But also, I think broadly, we should look at November, December or so for activation of those additional PSUs. But the efforts are going on. Tech transfer is going on, but from Indian Immunological Limited, which is located in Hyderabad itself, we are now visualizing some degree of contribution. Thank you. Okay, 56. सर, संसद में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि टीकाकरण का टाइमलाइन नहीं दिया जा सकता, तो आप बता सकते हैं कि जो वयस्क आबादी है उसको टीकाकरण कब तक लग जाएगा? वयस्क आबादी, एडल्ट जो पॉपुलेशन है उसको कब तक टीकाकरण हो सकता है आपके मुताबिक? और दूसरा, बच्चों की वैक्सीन का स्टेटस अगर आप बता सकते। देखिए, जो जवाब दिया जा चुका है पार्लियामेंट में, उसको ही आप आगे लेके अपने तरीके से इंटरप्रेट करिए, एक्सेप्ट करिए, बिकॉज दोज आर स्टेटमेंट्स बीइंग मेड विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर इन पब्लिक डोमेन। जहाँ तक कि बच्चों के वैक्सीन का ताल्लुक है, आप यू आर अवेयर कि कुछ देशों ने कुछ वैक्सीन्स को बच्चों में लागू किया है अप टू अ सर्टेन एज। हमारे एफर्ट्स भी इसमें चले हुए हैं। लगभग हर बारी हम इस बात को क्लैरिफाई करते रहे हैं कि कोवैक्सीन का ट्रायल इज ऑन, जाइडस कैडिला का ट्रायल इंक्लूड्स चिल्ड्रन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग द फाइनल recommendation whether it is a vaccine that it is now ready for emergency use in adults or also adults and children. We will know that maybe in a week or so, I guess, or maybe maximum 2 weeks or maybe earlier. और जो तीसरा वैक्सीन है वो नोवावैक्स वैक्सीन को भी परमिशन मिल गई है बच्चों में ट्राई आउट होने की। बायोई ने भी अपनी एप्लीकेशन बच्चों में ट्राई करने की दी हुई है। तो these are the developments. We are watching the space and preparing for vaccination of children in due course. Yes. 16. सर, नितिन बोल रहा हूँ डीडी न्यूज से। ये कई ऐसे रिपोर्ट देखने को आ रहे हैं कि जो हाल ही में सीरो सर्वे जारी किया गया है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि जो राज्यों में कोरोना के मामले हैं उनकी अंडर काउंटिंग की गई है। तो मंत्रालय इसको किस तरह से देखता है और ये जो अंडर काउंटिंग की बात हो कितना सही है? देखिए, इसके बारे में बिल्कुल मैं साफ करना चाह रहा हूँ बात को कि सीरो सर्वे is done with the specific purpose of enunciating how many people have antibodies, how many people have had previous experience to COVID-19. Remember, all the sero surveys that have been done, जो किए गए हैं ICMR ने, वो national level picture को देने के लिए किए गए हैं। उसमें जो 28, 29, 30,000 जितना भी sample size लिया गया है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, that only covers an overall picture. It does not cover, it is not meant to cover granularity at the level of state and leave alone a sub-state level granularity. And that's why official picture जो zero survey की बताई जाती है, firstly that should be seen only in the national context. Having said that, remember, अगर एक antibodies पाई गई हैं, zero positivity पाई गई है एक व्यक्ति में, तो ये shows कि exposure हुआ है। Exposure का मतलब नहीं है कि सीरियस डिजीज हुई, एक्सपोजर का मतलब नहीं है कि एडमिशन हुई, एक्सपोजर का मतलब ये नहीं है कि ये एंटीबॉडीज जो हैं वो इस दशा में ही हुई हैं कि एक सिग्निफिकेंट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा हुई हो। इसलिए, और ये भी पक्की बात है कि जो अगर टेस्ट नहीं करवाता कोई या टेस्ट नहीं होता, it is more likely that the situation may have been asymptomatic or totally not known to the individual. It's well known.
In most cases, above 80%, there are no symptoms, and you're totally unaware. Now, that situation cannot be equated with a situation where there is a significant chance of mortality. In other words, sero-survey includes a huge number of people who were asymptomatic. उसको extrapolate करके कहना कि इतनी proportion में mortality होगी, it is irrational, it is biased, it is misplaced. And also remember, the other aspect in this particular sero-survey, at least some part of it has come from the vaccines. And vaccine is protective. We want the vaccine-related seropositivity to increase by the day, and therefore to take that whole issue lock, stock and barrel. एक बारी उसको पकड़ के कुछ मैथमेटिक्स लगाना, कुछ assumption लगाना, अपने ही हिसाब से उनको अप्लाई करना, फोर्स करना और एक पिक्चर को लाना is not scientifically valid. And this I think is biased. This is not the way how an interpretation of data should be done. This is not the way to convey information, misleading information to people. So please, sero-survey to be used for such estimates, the way it has been done, the way it has been done in a very biased manner, in an unscientific manner, is not desirable. Number 10. Sir, Milan here from India Today. So please tell us, now that Johnson & Johnson has also withdrawn its application from the DGCI, we want to know what is happening with regards to status of Moderna, both COVAX vaccines that were supposed to be available for Indians, as well as Pfizer. Has the indemnity deal been struck? If not, where is it stuck? So ma'am, you asked about Johnson & Johnson withdrawing application. So we would like to brief you कि जॉनसन & जॉनसन ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था. द एप्लीकेशन वाज टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल. और जब हमने एक रिलैक्स्ड गाइडलाइन इशू की जिसमें हमने ये कहा कि हम क्लिनिकल ट्रायल अगर आपको किसी जैसे मान लीजिए यूएस FDA या यूरोपियन यूनियन या जापानीज रेगुलेटरी एजेंसी इनके अप्रूवल हैं तो हम आपको क्लिनिकल ट्रायल से इमीडिएट एग्जम्पशन देते हुए शुरू में आपको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अलाउ करेंगे एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रायल लेटर ऑन. तो उस प्रोसेस में सिंस उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं थी तो उन्होंने वह एप्लीकेशन विड्रॉ की है. जो मीडिया में ये खबरें आई हैं कि जॉनसन ने अपनी कोविड वैक्सीन का अप्रूवल प्रपोजल विड्रॉ कर लिया, वो थोड़ा मिसलीडिंग है. We still are in consultation with them. As we have explained to you previously, it takes coming together on the ground, on the conditions of the contract, on other issues. We will bridge it. We have made progress. We hope to make more progress. Thank you. 70. हेलो, ठीक है. हेलो सर, IIT हैदराबाद और IIT कानपुर ने ये स्टडी किया है और ये कहा है कि शुरुआत हो जाएगी थर्ड वेव की अगस्त मिड से और पीक पर अक्टूबर में जाएगी. इस पर क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल ये है सर, जो केरला में केसेस बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि वहां पर कोई और भी वेरिएंट है डेल्टा के अलावा, या फिर डेल्टा प्लस है, या फिर क्या वजह है? So मैम, ऑन द इशू ऑफ वेव हम लोगों ने इस मंच पर इस बारे में कई बार बात की है. पहले हम आपसे विनती ये करना चाहेंगे कि अगर हम वेव को भी एक पैरामीटर मान के चलें तो देश में अभी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है. अभी भी केसेस 30,000 की संख्या में आ रहे हैं. दो विषय हमारे सामने आ रहे हैं. एक तो यह है कि केसेस जो हैं अब एक लिमिटेड एरिया से आ रहे हैं, जरूरी है कि हम वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनको कंटेन करें. दूसरा यह है कि जैसे जैसे देश में गतिविधियां खोली गई तो उसमें हमने जब गतिविधियां खोलने पर हमने ये पाया कि कुछ प्रांतों में कोविड सेफ बिहेवियर अगर फॉलो नहीं होगा तो हो सकता है केसेस बढ़ें. इस मंच पर हमने इसमें बात की और उसके प्रभाव के रूप में शायद हमने जैसे कि सर ने कहा कि 0.6 R0 था, उसके बाद 0.8 हुआ, बढ़ते बढ़ते आज हम उसको 1.2 के करीब देख रहे हैं. तो जरूरी है कि जिन प्रांतों में केसेस बढ़ने की तरफ दिख रहे हैं वहां पर भी हम उतनी सजगता से कार्य करें.
तो ये दोनों चीजें हमें समझने की जरूरत है कि सेकेंड वेव ही हमें सबसे पहले मैनेज करनी है। दूसरी चीज है, अगर आप कभी भी वेव के बारे में बात करें तो हमने इस मंच पर आपको बताया है कि वेव जो है दे आर मोर ऑफ ए पोस्ट फैक्टो अंडरस्टैंडिंग और इवैल्यूएशन ऑफ प्लॉटिंग द केस ट्रेजेक्ट्री। उससे भी पहले हमारा एक्शन क्या है, दैट विल डिटरमिन। वेव के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है एक प्रकृति के रूप में, जैसे आपने कहा कि वेरिएंट आ सकते हैं, तो एक प्रकृति के रूप में हमारे सामने एक नया चैलेंज आ सकता है। दूसरा, हमने इससे पहले भी इसमें बात की है, एक हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारा बिहेवियर कैसा है, क्या हम इस वायरस को समझ के इस वायरस के अनुरूप इससे बचने के लिए कार्य कर रहे हैं, वह भी हमें सपोर्ट करेगा, कपल्ड विद द फैक्ट कि हम उसको वैक्सीनेशन से और एड करें। तो इन दोनों कंपोनेंट पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। हम आपके द्वारा फिर सबसे विनती करना चाहेंगे, हमें सबका, इस देश के हर नागरिक ने सपोर्ट दिया है स्टेट को, गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर लास्ट 1.5 ईयर एंड मोर, लेकिन ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है और हमें प्रकृति से दिया हुआ चैलेंज कपल्ड विद द फैक्ट हमारी प्रवृत्ति क्या है, उससे हम कैसे मैनेज करें, इन दोनों को मिक्स करते हुए हमें इस पे फोकस करना है। इसी से संबंधित आपने केरला के विषय में कहा है, तो जैसे मैंने इससे पहले आपको भी सबमिट किया है, वेरिएंट कैन फ्यूल, वेरिएंट कैन लीड टू ए सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ हायर ट्रांसमिसिबिलिटी विच हैज बीन नोटिस्ड not only in Kerala, not only in Maharashtra, in other parts of the country and now across the world. लेकिन वेरिएंट को मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आज भी वही है, सेम 5-fold स्ट्रैटेजी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इन पांचों जो हमारे कंपोनेंट है मैनेजमेंट के, इनसे हम इधर से उधर कभी भी होंगे तब हम देखेंगे हमारे केसेस की संख्या बढ़ेगी। मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारी प्रकृति के दिए हुए चैलेंज के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ जो केसेस आएंगे उसको डिटरमिन करती है। तो जरूरी है कि हम कभी भी ना बोलें कि हमें कोविड सेफ बिहेवियर का पालन करना है। नंबर 26। So Sneha from India Today. My question is, what is the plan? How do you intend to go about vaccinating children? Because there is a suggestion from the ministry as is from experts that priority group among children, those with comorbidities, that's a list that has to be drawn up. Has any work started in that direction just yet? The notion to, on priority, vaccinate children who have comorbidities is scientifically appropriate and valid. Because हमने यहाँ से भी शेयर किया था कि जो चाइल्ड कोविड है वो रिलेटिवली माइल्ड डिजीज होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, और जहाँ भी एडवर्स आउटकम्स हुए हैं ऑफन देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटी। सो दिस प्रिंसिपल होल्ड्स गुड एंड इट आल्सो होल्ड्स गुड, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, फॉर एडल्ट्स, एंड देयरफॉर एज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल this is valid. Now the issue is, before we embark on vaccinating children, we need to have a vaccine which is entitled and appropriate and licensed for use in children. And that is why our progress on the ongoing trials, ongoing scientific work is very important to be undertaken, to be understood. So ये issue है, लेकिन जब availability हो तो सबको लगे या प्रायोरिटी ग्रुप में लगे, ये बातें उस टाइम पे और सोची जा सकती हैं, और ये प्रिंसिपल जो आप इनंसिएट कर रहे हो, it is scientifically valid and that approach has a merit. Okay, 9. Sir, is there actually any talks going on whether to reduce the private, the 25% private quota for vaccination that is going to be given, whether that is being, because there are talks that it is going to be reduced. Secondly, when we talk about the district Malappuram, like Mr. Love Agarwal said that there is 17.2% of positivity rate. Is it because of the relaxation that was given during one of the specific festivals as being claimed? There is no discussion on changing the private sector channel allocation as of now. Absolutely not. We believe that is a very important channel that enhances our reach, it enhances and multiplies our effort,
and we'll continue to work through that channel. So on the second point. On the issue of relaxations leading to increase in cases, so this could be what we discussed just now is कि अगर कभी relaxation भी दी जाती हैं तो we have always advised states that follow-up of COVID appropriate behavior still remains the mainstay, and its adherence monitoring also becomes critically important. But what is very critical for us to sort of kindly delve collectively on this issue, while government talks about restrictions and relaxations, if we have to manage this virus on a continued basis, it has to be primarily managed in terms of working with community. That is why from moment one, if you remember, Honorable Prime Minister's talk about Jan Andolan has been the mainstay. How do we work with community? How do we engage with them? How do we bring it to their notice that what additional support on a continued basis we need from the community to take this battle head on? So not only relaxation or restrictions, follow-up of COVID appropriate behavior, as well as maybe issues related with effective containment strategies will critically hold an important imperative in terms of management of COVID-19. Thank you, friends. We close the press conference now. Well, those were live visuals there from the National Media Center with regards to the briefing by the Health Ministry when it comes to the battle, when it comes to the fight against COVID-19, and also the vaccination drive in India that's picking up pace, especially when it comes to three numbers that were highlighted in the 1st of June. There were close to 279 districts in India that showed, purely COVID-19 numbers, positive COVID-19 numbers. The number slowly, 1 month later on the 1st of July, has dropped to 107 districts. And 1 month later, that's on the 1st of August, there are just 57 districts on the radar where there are rising number of COVID-19 cases. Also, when one looks at those cases, especially when it comes to the districts that are very seriously affected or the states that have been very seriously affected, Kerala tops the charts with 10 districts in the state of Kerala that are having rising numbers, followed by Maharashtra, the western state of Maharashtra, that's got 3 districts, Manipur having 2, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Mizoram all having one district. So 18 districts very much in focus, districts reporting an increasing trend, especially when it comes to daily rising numbers. So that's the briefing there by the Health Ministry. Also, when it comes to vaccination drive, as India crossed that 47.47 crore 87 lakh margin, purely in terms of on a scale of say 10 crores to 20 crores to 30 to 40 to 45 crore target that we've reached. The first movement from 10 to 20 crores took almost 85 days. From 20 crores to vaccinating 30 crore people, it's taken roughly 29 days. From 30 to 40, the movement has been much faster. It's moved in 24 days, and the last 5 crores, that from 40 to 45 crores, has just taken 11 days. So clearly there has been a rise when it comes to vaccination numbers. That was clearly indicated in the Parliament today by the Health Minister, also clearly being brought forth by the officials from the Health Ministry in their daily briefing. Well, that's all we have time for in this edition of news. Thanks for watching. Bye-bye. Take care.